नमस्कार चोपड़ा अंकल, नमस्कार सचिन जी। आज हमारा जो मुद्दा है वो बेसिकली नेपाल के ऊपर है। तो नेपाल में आपने देखा कि केपी ओली ने किस तरह से श्री राम को अपना बताया है। तो आप उनके विचारों से कहाँ तक सहमत हैं, ये बात मैं पहले चोपड़ा अंकल से पूछना चाहूंगा। आप क्या कहते हैं चोपड़ा सर? देखो जी, मैं जो आप कह रहे हैं मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि देखो ऐसा है कि ये सब है ना, अपनी पॉलिटिकल सीट बचाने के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। वहाँ पर आपको मालूम है, जो पुष्प कमल दहल जो प्रचंड है कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने भी काफी बार, उनसे इनको डर है कि उनकी भी सीट गिरने वाली है। और उन्होंने बताया कि वो सीता एक ठोमरी गांव की है, और वहाँ वहाँ से अयोध्या से जो मिस्टर राम, जो राम थे हमारे श्री राम जी, वो आ ही नहीं सकते थे वहां से इतनी दूर। इनसे ये पूछो, उस टाइम भी इतनी साइंस डेवलप थी, कौन कहाँ नहीं जा सकता था। ये कह रहे थे भाई उस टाइम मोबाइल फोन नहीं होते थे, और इस तरह कुछ ये नेट नहीं होते थे। तो ये सारी चीजें उस टाइम, क्या मतलब, पुष्पक जो रावण जब सीता जी को चुरा के ले गया था, तो उस टाइम पुष्पक विमान था उसके पास, जो रिमोट कंट्रोल से चलता था। तो ये सारी है ना बेसलेस बातें कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, नेपाल जो राम जी को नेपाली बताया इन्होंने, वो अयोध्या में उनके पूरे सबूत, उनके आधार हैं वहां पर पेश हैं। अभी जो भी वहां पर खुदाई हो रही है राम मंदिर की, सब वहां पर उसके पूरे सबूत मिल रहे हैं। तो ये सब बेसलेस बातें हैं। कल को वो कह देंगे जी जो महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, वो भी वहां नहीं हुआ जी, वो यहाँ हुआ है। अब इंडोनेशिया वाले बोल देंगे, इंडोनेशिया के अंदर बाली में जाओ तो महाभारत के इतने अच्छे अच्छे वो रथ वगैरह, इतनी मूर्तियां, इतने वहाँ भीम के, अर्जुन के, आपको जगह जगह साइट सीइंग में सारी हिंदू जो मैथोलॉजी है, हिंदू रिलीजन की चीजें मिलेंगी। कल को वो भी बोल देंगे जी इंडिया का कोई रोल नहीं है वहाँ के, ये है ही नहीं, महाभारत का युद्ध यहाँ हुआ है और वहाँ दिखा है। तो ये सारी अपनी सीट बचाने के लिए सब पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं पब्लिक का। जी सचिन जी, आपके क्या विचार है इसके बारे में? जी मेरा देखिए, अभी जैसे हमारे चोपड़ा जी ने ये कहा कि इनकी ये राजनीति है, एक हिसाब से नेपाल की ये राजनीति, और सबसे बड़ी इनकी ये गलतफहमी है कि ये जो कह रहे हैं कि श्री राम ने, इसके बारे में पूरा विश्व जानता है कि श्री राम अयोध्या के जन्मवासी हैं। और ये भारत एक ऐसा, आज के टाइम पे एक ऐसा वो बन चुका है कि जो कि श्री राम के नाम से जाना जाता है। और इसी पे इनका ये बयान जो आ रहा है कि श्री राम नेपाल के हैं, ये सरासर गलत है। इनकी सरासर ये राजनीति है इनकी, और इस पे राजनीति करके ये लोगों का दिमाग भ्रमित कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं। बाकी अगर ये कह रहे हैं कि श्री राम नेपाल के जन्मवासी हैं, ये हैं वो हैं, तो आज के टाइम पे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और खासकर भारतवासी और पूरी दुनिया ये अच्छी तरह से जानती है कि श्री राम भारत में अयोध्या के जन्मवासी हैं। और इनके अभी राम मंदिर आप देख लीजिए, राम मंदिर भी फिलहाल 5 जैसे सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है 5 तारीख को मोदी जी वहां जाके शिलान्यास करेंगे राम मंदिर का। तो वो अपना एक हम लोगों का प्रेम भक्ति है, लेकिन जो नेपाल ये कह रहा है वो उनकी राजनीति है, एक तुच्छ राजनीति जिसे कहते हैं, वो कर रहे हैं ये। जी अंकल, क्या सोचते हैं नेपाल की राजनीति में इससे क्या कुछ परिवर्तन आएगा? क्या नेपाल के लोग कुछ विरोध करेंगे, क्या लगता है? हाँ, नेपाल के जो लोग हैं वो विरोध तो कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ की जो पार्टीज है उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया, और जहाँ जो हमारे इंडिया के जो वहाँ के जो शिष्य हैं, जो डिसाइपल्स हैं, उन्होंने शुरू कर दिया। तो वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी ने भी काफी इसको मतलब स्ट्रोंगली लिया है, और वो कह भी रहे हैं कि मतलब कि ये बिल्कुल बेसलेस बातें कर रहे हैं। और खासतौर से जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मैंने बताया, वो मिस्टर पुष्प दहल कमल जो प्रचंड, जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, उन्होंने भी उनको आड़े हाथों लिया, ऐसी बात नहीं है। तो वहां पर भी मुझे लगता है इनकी सीट जो है, इनको खतरा है। ये इसीलिए सब माइंड डाइवर्ट करने के लिए सब ये कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इसमें, सारी बेसलेस बातें हैं। और इंडिया के अंदर इसके पक्के सबूत है। मैंने बताया कि वो जैसे खुदाई वगैरह हो रही है मंदिर की, वहाँ शिवलिंग वगैरह, और वहाँ सब हर सारी चीजें मतलब लिंक हो रही है। ठीक है ना जी सचिन जी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बीएचपी तो नेपाल में काम भी कर रही है, तो आपको क्या वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है
कि किस तरह से लोग उसको देख रहे हैं? देखिए वहाँ नेपाल में भी काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ भारत की बात है तो भारत इस पे भारत सरकार से एक चीज कहूंगा, भारत सरकार नेपाल के ऊपर कार्रवाई और बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे, ठीक है। क्योंकि एक ये हमारे पुराने प्राचीन पे ऐसा सवाल उठा रही है, ऐसा अभद्र टिप्पणी कर रही है कि हिसाब से ये कि श्री राम यहाँ पैदा हुए, तो बहुत गलत बात है। और नेपाल में भी हिंदू इसकी काफी विरोध कर रहे हैं। वहाँ वहाँ काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इंडिया में जहां तक है पूरा विरोध है, और सरकार से एक ही चीज है इनसे कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे, ताकि ऐसा और कोई कहने से एक बार सोचे, ठीक है। इतना आसान ये जैसे ये कह दिए कि श्री राम यहाँ पैदा हुए, कोई ऐसा आसान कोई काम नहीं होता ये कि ऐसा कह दें कि श्री राम यहाँ पैदा हुए। उसके लिए कई चीजें रूल रेगुलेशन बने हैं, और सरकार इस पे, मुझे लगता है कि सरकार इस पे बड़ी कार्रवाई करेगी। जी चोपड़ा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब चीन नेपाल का कोई हिस्सा हथिया लेता है तो नेपाल इतना उत्पात नहीं मचाता है। आप देखिए भारत के कुछ हिस्से हैं, उनको भी अपना हिस्सा बता रहा है आज से नेपाल जो है। लिपू लेक, कालापानी आप देख रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि हाँ, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि केपी ओली का क्या कोई एजेंडा है चाइनीज के साथ या क्या है? बिल्कुल, ये सर हैंड इन ग्लोव है, केपी ओली का कुछ उसका मिली भगत है। क्योंकि ये ऐसा ना, ये जो सड़क बनाई है इन्होंने, कॉरिडोर बनाया है निपू लेक काला पानी का, ये कोई आज नहीं, ये कई सालों से चल रहा है जी। अगर देखा जाए तो कई सालों से चल रहा है, और अब जाके तैयार हुआ है। लेकिन ये इन्होंने पहले तो इन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया किसी भी प्राइम मिनिस्टर, और ये अब आके एकदम ऑल ऑफ ए सडन दे आर मेकिंग ह्यू एंड क्राई। वो क्यों, मतलब कुछ ना कुछ तो एजेंडा है ना, और कुछ वो चाइना के साथ कुछ वो हैंड इन ग्लोव वाली बात है, अदरवाइज तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर और जो दूसरी पार्टी है वो कुछ ऐसा इस तरह से शोर नहीं मचा रही, वहाँ की जो और अपोजिशन वाले हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो ये चाइना का जो है, ये दोनों की मिली भगत है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये बस कि एक कई सालों से चल रहा है, और ये इसका कुछ समाधान निकलना चाहिए इमीडिएटली। इनको भी, हमारे जो गवर्नमेंट है यहाँ की, उनको भी फटाफट इंटरवीन करके इसको एकदम रिजोल्व करना चाहिए। कहीं ये ना हो कि आगे इसको और तूल पकड़ ले। अभी जब तक ये हैं ये तो परेशान कर, हाँ अगर कोई पार्टी दूसरी आ जाती है तो फिर शायद परेशानी ना हो, जैसे पुष्प कमल दहल प्रचंड आ जाए, शायद ना हो। तो इनके राज में तो ये होगा ही, ठीक है ना। जी, चीन जो कब्जा कर रहा है नेपाल पे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए चीन नेपाल पे कब्जा कर रहा है या नेपाल के साथ जो भी कर रहा है, उनका अलग मैटर है, उनका अपना बिजनेस मोटिव है। जैसा अब नेपाल नहीं बोल पा रहा है चीन को, वो उनकी अलग समस्या है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अगर चीन और नेपाल भारत पे आंख उठाते हैं तो इनका बहुत बुरा असर होगा। और आज के डेट में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इनका बुरा हाल करने में बिल्कुल समर्थ हैं, और अभी कर भी रहे हैं। चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया कई चीजों पे। और नेपाल अगर ये सोचे मैं भारत पे कुछ जगह कब्जा कर लूं, या चीन कुछ सोचे कि मैं कब्जा कर लूं, तो ये उनकी गलतफहमी है। और इस पे हमारी तीनों सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। और साथ में जब ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री और ऐसा शेर प्रधानमंत्री हो तो चीन के लिए नामुमकिन है और नेपाल के लिए भी नामुमकिन है। जी चोपड़ा अंकल, मैं जानना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि जो नेपाल की सत्ता रही है वो शुरू से ही कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में रही है। तो आपको क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि नेपाल की जो वो एलिट क्लास है, जो चुनिंदा ऑडियंस है, उसको छोड़ के जो नीचे तबके के जो लोग हैं उनसे बात की जाए और वहां पर एक हिंदू राष्ट्र और एक भारतीय सरकार की स्थापना की जाए? आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? नहीं ठीक है, वैसे जो वहाँ पर जो है ना, देखिए वो बिल्कुल जो वहाँ जो सरकार रही है वो एक क्रीमी लेयर जो है ना, क्रीमी लेयर उन्हीं के हाथ में रही है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना, ये मतलब एक तरह से जो सत्ता है ना वो सेंट्रलाइज रही है, एक केंद्रित रही है कुछ जगह पे। अब उसको है ना डिसेंट्रलाइजेशन करने का टाइम आ गया धीरे धीरे। पब्लिक का और जो जो नीचे तबके के लोग हैं उनका एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जब भी उसमें देखो जी बदलाव आएगा। अगर वहाँ पार्टिसिपेशन के नीचे जितने भी लोग हैं, जैसे आप देखोगे कुछ शेड्यूल कास्ट होते हैं, कुछ लोअर क्लास के लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल के हैं,
उनका अगर पार्टिसिपेशन होगा तो नेचुरली बात है कि कुछ सुनवाई भी होगी, और इंडिया को भी ऐसे कुछ वहाँ पर जाके जो रिप्रेजेंट, लेकिन अब ये है ना कि ये तो आंतरिक मामला है ना उनका, इंडिया भी क्या कर सकती है स्थापना, पर यही है कि वहाँ सपोर्ट ही कर सकती है लोगों को, इस तरह से लोगों को मोटिवेट कर सकती है कि भाई वो आए और पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में, और आए तो फिर कुछ कुछ इनका थोड़ा सा कल्याण हो सकता है। मतलब कुछ ऐसा वक्त आ गया कि अब ये होना चाहिए, सब जगह हुआ है, इंडिया में भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, इंडिया जी के अंदर भी हुआ है। तो ठीक बिल्कुल। है ना, इंडिया में हरिजनों को भी बनाया जाता है आजकल, शेड्यूल कास्टों को भी मौका जी दिया जाता है हर जगह, तो यही चीज वहाँ होनी चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ ये अच्छा है, मतलब इससे गुड इन नेशन बिल्डिंग, ठीक है जी ना। जी। सचिन जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, केपी ओली के ऊपर बहुत सारे इल्जाम हैं, करप्शन के भी इल्जाम हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको नहीं लगता कि जी भारत को एक स्टेप लेना चाहिए यूएन की तरफ, या फिर अन्य देशों के साथ मिलकर उनके उनके जो केसेस हैं उनको बाहर निकलवाने में, उनके इल्जामों को दिखाने में? नहीं नहीं बिल्कुल 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 सब भारत सरकार को और सभी देशों के राष्ट्रपति को मिलके नेपाल के ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और इनके जो कई ऐसे कारनामे हैं जो जनता से छुपी हुई हैं, जो बहुत लोगों से छुपी हुई हैं, बहुत से ऐसे इनके कारनामे हैं नेपाल के, और चाइना के भी ऐसे कारनामे हैं जो लोगों से छुपे हुए हैं। तो उस पे बिल्कुल सरकार से अपील है कि इस पे बड़ी कार्रवाई करें इन पे, और इनको जितना हो सके सारे देश एकता से मिलके इन ऐसे गंदे लोगों पे कार्रवाई करे और इनको जेल भेजने का काम करे, और बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे इन पे। जी। अंकल, क्या सोचते हैं आप, जो भारत के खिलाफ इन्होंने डिसीजन लिया है, भारत के जो न्यूज चैनल है उनको बंद करने का निर्णय लिया है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, न्यूज़ चैनल का जो इन्होंने बंद करने का डिसीजन लिया है, उससे सीधी सी बात है कि ये भारत के साथ कुछ रिलेशन बना के कुछ रखना नहीं चाहते, ठीक है ना, और ये चाहते नहीं है ये एक्सपोज हो, क्योंकि इंडियन चैनल जाएंगे, नेचुरली बात है वो तो बिल्कुल सच पेश करेंगे, ऐसी बात नहीं है, मीडिया को पूरी आज़ादी है, और एक्सपोज भी होंगे वो, बिल्कुल ऐसी बात है, और एक्सपोज होंगे तो नेचुरली बात है फिर इंडिया भी चुप नहीं बैठेगा। और जिस तरह इन्होंने कहा कि अभी यूएन में जाके, तो वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है या यूनाइटेड नेशन है, वहाँ जितने भी इंटरनेशनल फोरम है तो वो आवाज़ उठाएंगे, इंडिया हमारी गवर्नमेंट जो है आवाज़ तो उठाएगी। और वैसे भी अब यूएन के अंदर इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है 2 साल के लिए, जो कि जनवरी 21 से अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उनको थम्पिंग मेजोरिटी मिली है वहाँ पर, तो इंडिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा वहाँ पर इसके बाद, जनवरी। और उसके बाद जो है, अगर ये वहाँ इंटरनेशनल फोरम में आवाज़ उठाते हैं, मीडिया हमारे को कुछ भेजती है वहाँ के न्यूज, अगर न्यूज चैनल बंद, तो बस वही है कि वो कहते हैं ना कि बस एक अंदर उनके खुद एक्सपोज ना हो जाए, इसी वजह से वो थोड़ा सा डरे हुए हैं कि कुछ इंडिया को स्ट्रॉन्ग स्टेप ना ले ले, यही है, जी। ठीक है ना। सचिन जी, नेपाल के लोगों का क्या हक नहीं बनता सच्चाई जानने का, जो इन्होंने न्यूज चैनल बंद कर दिए, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल हक बनता है, और ये नेपाल इस तरह की हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको भय है कि वो उसकी कारनामे बाहर आ रहे हैं, और उसके ही जनता को, उसके देश के ही जनता को पता चल रही है, तो वो ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं कि मैं भारत की सरकार के न्यूज चैनल बंद कर दूंगा। तो एक चीज बता दूं, और हमको नेपाल के जनता का समर्थन भी बहुत जगह से मिल रहा है, तो अगर वहां की जनता चाहेगी तो वहां भी भगवा झंडा लहरेगा, वहां भी जय श्री राम का नाम गूंजेगा। जी और ये ज्यादा दिन नहीं है, नेपाल के कारनामों के और चीन के कारनामों के, जिस तरह की इनकी गंदी कारनामे हैं वो पूरा देश जान रहा है, और आगे भी ये खुलकर पूरे जनता जानेगी और इसका समर्थन भी करेगी, हम लोगों को कड़ी कार्रवाई दिलाने में हम लोग का साथ देगी। जी। अंकल, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, नेपाल में हम जानते हैं कि नेपाल का जो कल्चर है, नेपाल की जो संस्कृति है, वो भारत से मिलती जुलती है, फिर भी नेपाल के जो लोग हैं वो, मुझे लगता है कि भारत को प्यार करते हैं, भारत की संस्कृति को प्यार करते हैं, 50% से ज्यादा नेपाली यहाँ पे रहते हैं, तो आप नेपाल के जो लोग हैं उनके उनको क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं नेपाल के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी है, तो कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो सच्चाई को समझें, जो केपीएस ओली जी का, और
उनके खिलाफ जो है वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट करें, जो भी वो बोल रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ नेपाली हैं, नेपाली भी हमारे साउथ इंडिया में है, उनको ये भी सोचना चाहिए कोई ऐसी बात जो है ये जिस तरह की कर रहे हैं, किसी तरह से वो कहते हैं ना कि वो मतलब कि कोई झगड़े वाली बात ना हो जाए। यहाँ की पब्लिक है उनको भी हमने अपने सारा हो झारखंड नेपाली जितने हैं सारा, और वहाँ भी मतलब हमारी हम सब एक ही हैं देखा जाए तो। जी उनकी कल्चर और हमारी कल्चर में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल 99% मिलती है। वहाँ भी काफी मंदिर हैं, ऐसी बात नहीं है। इधर नेपाली हैं, नेपाली भी काफी लोग तरक्की कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह से जो है ना कि मैं यही कहता हूँ कि वहाँ की जनता को खुल के आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए केपीएस ओली शर्मा जी का, जो कि ये इस तरह की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। विरोध करके उनको किसी तरह से सत्ता से हटाना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि विरोध होगा तो नेचुरली बात है वो सत्ता से भी जाएंगे। तो सत्ता से जाएंगे तो कुछ उन्हीं का भला, नेपाल का ही जो है ना, नेपाली जितने भी हैं नेपाल के और जो यहाँ नेपाली हैं उनका जो है एक तरह से उन्हीं के हित में बात होगी। तो बस यही अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ की जनता को अपना अपना आंखें खोल लेनी चाहिए, अब इस तरह आंखें खोल के इसका विरोध करना चाहिए। ये जी मेरा जो ये अपील है, ठीक है ना। जी।